हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल चंदू बायोलॉजी वाला में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एवं अदर्स एग्जाम जो होते हैं, आपका इंटर हो गया, 12th हो गया और भी जो लेवल की एग्जाम होती है उसमें इस टॉपिक से इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा आते रहती है। तो आज मैं जो ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का है, जिसमें उस ऑब्जेक्टिव के जितना भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको आज हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को वहां तक शेयर करें जिस भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें इस वीडियो को जल्द से जल्द पहुंचाए और इस वीडियो को इतना लाइक करें, बहुत ही सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन है बोल रहा है वे लक्षण जो सजीव एवं निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब हो गया कि वैसा लक्षण जो सजीव एवं निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है सामान्य लक्षण, ऑप्शन बी में बोल रहा है विशिष्ट लक्षण, ऑप्शन सी में बोल रहा है इन दोनों और आपका चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सामान्य लक्षण क्या होता है और विशिष्ट लक्षण क्या होता है। तो सामान्य लक्षण हम लोग वे लक्षण होते हैं जो किसी भी सजीव में नॉर्मल तरीके से पाए जाते हैं, उसे हम लोग सामान्य लक्षण कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो केवल और केवल सजीवों में पाया जाता है, उसे हम विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो बाबू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वे लक्षण जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। तो निर्जीव जो वस्तुएं होते हैं उनमें सामान्य लक्षण भी नहीं पाया जाता है, विशिष्ट लक्षण भी नहीं पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के पास। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सजीव में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण है, यानी कि वैसा लक्षण जो सभी सजीवों में पाए जा भी सकते हैं और न भी पाए जा सकते हैं, वैसे लक्षण को हम लोग सामान्य लक्षण कहते हैं। तो आइए देखते हैं बाबू, पहला ऑप्शन है आपका वृद्धि। तो इस पृथ्वी पर जितना भी सजीव होते हैं निर्जीव होते हैं, यहां तक कि निर्जीव वस्तुएं भी वृद्धि करते हैं और सजीव वस्तुएं भी वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 गति। ऑप्शन तीसरा है आपका प्रजनन। इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीव जनन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जनन होता है, तो वैसे लक्षण को हम लोग बोलते हैं सामान्य लक्षण। तो ऑप्शन डी का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। यानी कि जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट अलग होता है, लेकिन बायोलॉजी जो मेन शब्द है जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, जो बोल रहे हैं, इस शब्द कौन दिए थे। तो इसको देने के लिए वैज्ञानिक, अब उनको ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है अरस्तु। अरस्तु एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है एवं बायोलॉजी शब्द भी दिए थे। बायोलॉजी शब्द दिए थे आपका लेमार्क और ट्रीवेनस। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आया है, बोला है कि वे लक्षण जो केवल सभी सजीवों में पाया जाता है, यानी कि वैसा लक्षण है जो जितना भी सजीव होते हैं सजीवों में पाया जाता है, वैसे लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है आपका सामान्य लक्षण, ऑप्शन बी में है विशेष लक्षण, ऑप्शन सी में है दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशिष्ट लक्षण।
चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि सजीवों में पाए जाने वाले बीनी है, यानी कि एक लक्षण जो होता है सजीवों में कौन सा पाया जाता है। तो बोल रहा है उपपचाय, यानी कि उपपचाय का मतलब होता है भोजन का अपघटन। तो क्या सजीवों में भोजन का अपघटन होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल होती है। ऑप्शन बी में है संवेदनशीलता, कहने का मतलब कि हम लोग संवेदनशीलता के मतलब कि कोई भी वस्तु कोई चीज एक्स्ट्रा चीज हमें टच करती है तो हम लोग को पता चल जाता है कि कौन चीज टच किया है, तो उसी को बोलते हैं संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर सी हो गया कोशिकीय संगठन, यानी कि जितना भी सजीव होते हैं उनका जो शरीर बना होता है कोशिकाओं को संगठन से बना होता है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि जीव विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान के जनक यानी कि पिता जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जो जीव विज्ञान के पिता कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए है थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस थे ये आपका वनस्पति विज्ञान के जनक होते हैं। वनस्पति विज्ञान कहने का मतलब जिसको हम लोग बोटनी बोलते हैं, उसको में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका लेमार्क। लेमार्क और जो ट्रिमेरेनस थे बायोलॉजिस्ट शब्द दिए थे। ऑप्शन नंबर सी है आपका अरस्तु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीव विज्ञान की शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिसमें प्लांट के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है आपका जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में जिसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, इसमें सभी जीवो जंतुओं को अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कोशिका विज्ञान, जिसमें ओनली फॉर कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति के मतलब होता है पादप, और जिन भी पादप के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार के मधुमक्खियां पाई जाती है? यानी कि आप लोग मधुमक्खी के छत्ते जरूर देखे होंगे। तो उस जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसमें कितनी प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है? तो मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है, जिसमें एक होती है रानी मधुमक्खी, एक होती है नर डोनर, और एक होता है श्रमिक मादा जो छत्ता निर्माण करने का काम करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नर गधा एवं मादा घोड़ी का संकरण से क्या बनता है? यानी कि एक नर घोड़ा है और एक आपका मादा घोड़ी है, यानी कि जब मादा घोड़ी हिट होती है तब उसे नर गधा के साथ संकरण कराया जाता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न संतति क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है हिरनी, ऑप्शन बी में बोल रहा है घोड़ा, ऑप्शन सी में बोल रहा है गधा, और ऑप्शन डी में बोल रहा है खच्चर। तो नर गधा और मादा घोड़ी के आपस में संकरण कराने से खच्चर का निर्माण होता है, और इस खच्चर का निर्माण करने से इंसान अपने व्यापार करने में करते हैं, और इनके बीच जो खच्चर होते हैं अपने लाइफ में जनन नहीं करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से प्रजनन क्षमता नहीं पाया जाता है, यानी कि वैसे कौन से जीव हैं जो अपने लाइफ में जनन नहीं करते हैं? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। मनुष्य, मनुष्य में जनन की क्षमता पाया जाता है। फिर आपका गधा, गधा में भी जनन क्षमता पाया जाता है। एक आपका हो गया किन्नर, तो किन्नर जो होते हैं, किन्नर लोगों में जनन क्षमता नहीं पाया जाता है।
चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसमें प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। यहां पर उल्टा गया, इसमें बोल रहा था प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है और इसमें प्रजनन क्षमता पाया जाता है। तो खच्चर, ऑप्शन ए में है खच्चर, तो खच्चर में जनन क्षमता नहीं पाया जाता है। इसको केवल भारी भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है सेवक मधुमक्खी। जो सेवक मधुमक्खी होती है एक तरीका से नौकर का काम करती है। जो मधुमक्खी की छत्ता होती है उसमें छत्ता का निर्माण करना होता है, दूर दूर से फूलों को रस लान करके उसको हनी में परिवर्तन करना होता है। जो आपका सेवक मधुमक्खी होती है इसको बोला जाता है बंध्यता। बंध्यता के मतलब होता है वे जीव जो अपने जैसा संतान को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो आपका जो श्रमिक मधुमक्खी हो गया ये भी जनन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी हो गया किन्नर, किन्नर भी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया कुत्ता इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 13वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, बोला कि पात्र निषेचन किस प्रकार की क्रिया है। पात्र निषेचन के मतलब होता है जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। जिन भी व्यक्तियों का एक भी बाल बच्चे उत्पन्न होने में समस्या होती है वो आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग IVF के नाम से जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आपका जो पात्र निषेचन की विधि होती है वो उपचाय नहीं होती है। उपचाय के हमने मतलब भोजन का अपघटन किया जाता है, किसी चीजों का अपघटन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है जैविक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है उसे हम और क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषीकरण, ऑप्शन बी में बोल रहा है विघटनीकरण और ऑप्शन सी में बोल रहा है इनमें से दोनों। तो विघटनीकरण के मतलब होता है किसी चीजों को गला देना। तो प्रकाश संश्लेषण में कोई चीज गलता नहीं है, कोई चीज बनता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब किसी चीज को बनाना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले घटक हैं। यानी कि जो भी पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या क्या कच्चे सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जिसके उपरांत उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो पाता है। तो पहला आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। एक पादप को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना अति आवश्यक होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे की पत्तियों में उपस्थित स्टोमाटा जो होती है, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, उसके माध्यम से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो होती है उसे अवशोषण कर लेती है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया जल भी बाबू जड़ों के माध्यम से वह प्रकाश संश्लेषण को की सहायता के द्वारा वो जल को अवशोषण कर लेते हैं। तीसरा हो गया आपका क्लोरोफिल जो आपकी पत्तियों में पाया जाता है, जिसको पर्णहरित बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब हम देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, बोला कि पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एक पेड़ के अंदर, एक पादप के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा बनता है पत्तियों में, पत्तियों के द्वारा जो अगले जो आपकी तना होती है, जड़ होती है, उसमें भी भोजन का स्थानांतरण होता है। तो उसमें किस माध्यम से भोजन का स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है स्टार्च के रूप में, ऑप्शन बी में बोल रहा है ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन सी बोल रहा है सुक्रोज के रूप में और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो भोजन में, एक पादप में भोजन का स्थानांतरण जो एक जगह से दूसरे जगह होता है वो आपका सुक्रोज के रूप में होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग अलग क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाली अंग संवेदी अंग है। यानी कि मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग पाया जाता है जिसको हम लोग ज्ञान इंद्रिया के नाम से जानते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका आंख,
तो आंख भी ज्ञान इंद्रिया के अंतर्गत आती है। आपका आ गया कान, ये भी ज्ञान इंद्रिया के अंतर्गत आया जाता है। आपका हो गया नाक, ये भी ज्ञान इंद्रिया के अंतर्गत आया जाता है। तो ऑप्शन में इसका जो करेक्ट हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, मधुमक्खी की छत्ते का निर्माण करती है। इससे पहले बता दिए थे कि जो मधुमक्खी के छत्ता होता है वो जो निर्माण करती है वो आपकी होती है श्रमिक मधुमक्खी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है यहां पर कि कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। यहां पर मां हो गया, यहां पर कहा हो जाएगा। कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी में बोल रहा है केंद्रक, ऑप्शन सी में बोल रहा है आपका लाइसोसोम और ऑप्शन डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका का जो ब्रेन होता है वो आपको केंद्रक को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर देखेंगे, लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है। यानी कि जो लड़ो उड़ो हार्मोन होता है उन्हें किसे कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड्रेलिन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों तक, जितने भी आसपास के लोग होंगे उनके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम होगा, फेसबुक होगा, उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, एक ब्रह्मांड होती है जो आपकी हर तरीका से एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। तो अपने दोस्तों तक जरूर फैलाइएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से एक जो रोग होता है जिससे हम लोग घेंघा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है आपका मधुमेह। तो जो मधुमेह रोग होता है ये आपका इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। जिस व्यक्ति में अग्नाशय एक ग्रंथि होता है जिसके अंतःस्रावी ग्रंथियां के नाम से जानी जाती है, अगर किसी व्यक्ति में अग्नाशय नामक ग्रंथि खराब हो जाती है तो वह व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है घेंगा, यहां पर घेंगा होगा। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घेंगा होता है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी आपकी। चलिए अब हम लोग 21वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव विविधता में सम्मिलित है। अब हम लोग समझते हैं कि जैव विविधता के मतलब क्या होती है। तो इस पृथ्वी पर उपस्थित अनेकों प्रकार के सजीवों में जो अंतर पाया जाता है उसे हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है जमीनीय। बाबू जमीनीय के मतलब होता है पृथ्वी, धरती। तो धरती पर हमारे अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिसमें अनेकों तरह की अंतर पाई जाती है। ऑप्शन दूसरा हो गया आपका जलीय। जल में भी कई प्रकार के जीव रहते हैं, आपकी सांप हो गई, मछली हो गई, केचुआ हो गया। तो इन जीवों में भी कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के मतलब पूरा इन्वायरमेंट की बात कर दिया जाता है। तो इस इन्वायरमेंट में भी अनेकों प्रकार के जीव रखा जाता है। तो अगर जैव विविधता की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये आपका 22वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उभयचरों की संख्या पाई जाती है। अब यहां पर उभयचर, उभयचर का मतलब होता है एम्फीबिया। एम्फीबिया हम लोग उसको बोलते हैं वे जीव, वे सजीव जो जल एवं स्थल दोनों में उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग उभयचर बोलते हैं। तो उभयचर कहने का मतलब कि उभयचर की संख्या मतलब किस क्षेत्र में उभयचर ज्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वो बोल रहा है आपकी पूर्वी घाट, बी में बोल रहा है पश्चिमी घाट, सी में बोल रहा है मैदानी क्षेत्र और डी में बोल रहा है रेगिस्तानी क्षेत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो उभयचर ज्यादा मिलते हैं आपको पश्चिमी घाट में मिलते हैं। चलिए अगले हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोरक की पारिस्थितिकी विविधता में कौन सम्मिलित है। पारिस्थितिकी विविधता में कौन सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अल्फा विविधता,
ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है बीटा विविधता, और ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है गामा विविधता, और ऑप्शन डी में बोल रहा है इनमें से सभी। तो हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अल्फा विविधता क्या होती है, बीटा विविधता क्या होती है, और गामा विविधता क्या होता है। तो एक ही स्थान पर अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं, तो उनमें जो अंतर पाया जाता है उसे ही हम लोग अल्फा विविधता कहते हैं। एक स्थान में ढेर माने जाते होते हैं। चलिए अब का बीटा विविधता हो जाएगा। इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव पाया जाता है, तो उनमें भी जो अंतर पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा विविधता बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाकर के आपकी बनती है गामा विविधता। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका 24 नंबर रहा है कि भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला वन है, यानी वाला क्षेत्र है, यानी कि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीव जंतु एवं पेड़ पौधे मिलते हैं। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा अमेज़न का वन। एक ऐसा वन है जहां पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु बड़े बड़े विशाल मिलते हैं। तो यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए हम लोग 25वां नंबर देखते हैं। बोला कि विश्व में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ये हॉट स्पॉट क्या होते हैं, इस पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जो हो रहे हैं धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हॉट स्पॉट बनाया जाता है। तो हमारे विश्व में पूरे जो हॉट स्पॉट की संख्या होती है वो आपका 34 होती है। डी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भारत में पशुओं विहारों की संख्या कितनी है, यानी कि भारत में भी अनेकों प्रकार के जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, उन्हें भी सुरक्षित रखा जाता है। तो बोल रहे कि भारत में पशु विहारों की संख्या कितनी होती है, तो पशु विहारों की जो संख्या होती है आपकी 448 होती है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि आम की लगभग कितनी प्रजाति भारत वर्ष में मिलती है। आम अगर की बात करते हैं तो भारत में आम की जो प्रजाति होती है अनेकों प्रकार की होती है। तो इसमें बोल रहा है कि 2500 होता है, 200 होता है, 550 होता है कि 1000 से अधिक होता है। तो हमारे भारत वर्ष में आम की जो प्रजाति होती है लगभग 1000 से अधिक होती है। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन बोल रहा है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। अब रेड डाटा बुक क्या होता है, यह एक ऐसा बुक है जिसमें इस पृथ्वी पर विलुप्त हो रहे अनेकों प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। तो रेड डाटा बुक में आंसर क्या होगा, तो बोल रहा है कि दुर्बल पौधे का सूची। दुर्बल के मतलब होता है कमजोर, जिस पर संकटग्रस्त वे पौधे जो विलुप्त होने के कगार पर आए हुए हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि गायब हो रहे पौधे की सूची, यानी कि विलुप्त हो रहे पौधे की सूची या विलुप्त हो रहे पौधे की सूची। ये आपका दोनों ऑप्शन सेम ही है। इसका जो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका डी इज द करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी सम्मिलित सूची है। अब हम लोग देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन का स्रवन होता है, यानी कि एक मानव का जो हाइट होता है, हाइट जो बढ़ने की होती है वो हार्मोन पर डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वृद्धि हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी तो वह व्यक्ति अधिक लंबे होंगे, और जिनका कद छोटा होगा उनके अंदर वृद्धि हार्मोन की मात्रा जो होती है कम होती है। तो जो वृद्धि हार्मोन का जो स्रवन होता है आपको पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है, जिसको पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग, छोटा ग्रंथि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है।
जैव विविधता के मतलब हम लोग समझ गए थे कि इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जो जीवों में जो अंतर पाया जाता है उसको हम लोग जैव विविधता बोलते हैं। और संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना, उसे बचाना। तो स्वस्थानीय संरक्षण, अब स्वस्थानीय का संरक्षण के मतलब क्या होता है कि वे जीव जिन्हें वे जहां पर उपस्थित हैं उन्हें वही सुरक्षा रखा जाता है, उसे हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण बोलते हैं। और वह स्थानीय संरक्षण के मतलब होता है, वह के मतलब होता है बाहर, यानी कि जहां पर उपस्थित पहले से थे वहां से ले जा, वहां से निकाल करके किसी अन्य स्थानों पर उसे सुरक्षित रखा जाता है, वैसे को बोला जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो इनमें दोनों सजीवों को स्वस्थ रखा जा रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। द्विनामपत्ति का पहला पद होता है, द्विनामपत्ति का पहला पद क्या होता है, यानी कि किसी भी द्विनामपत्ति कहने का मतलब कि द्विनामपत्ति के अनुसार ही किसी भी जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। जिस तरीका से मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियन होता है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है। तो ये जो राना होता है अलग होता है, जो टिग्रिना होता है अलग होता है। तो द्विनामपत्ति का होता है वो आपको वंश और जाति पर डिपेंड करता है। तो क्या बोल रहे हैं कि द्विनामपत्ति का पहला पद क्या होता है, तो ये आपका वंश नाम होता है। चलिए हम लोग 32वां नंबर देखेंगे। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवों के नामकरण की सम्मिलित विधि है, यानी कि इसमें जीवों का नामकरण किया जाता है, इनमें से किन विधि के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका हो गया ICBN कि ICGN कि ICTV कि इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 33वां नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, बोला कि टिरोटिनिम है, यानी कि बाबू टिरोटिनिम है, ये क्या है आपकी, क्या बोल रहा है कि नाजा नाजा है, कि होमो सेपियन सेपियंस है, कि इनमें से दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो ये आपका जो होता है नाजा नाजा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका 34 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पदानुक्रम का सबसे छोटा समूह क्या होता है, यानी किसी भी जीवों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें मौलिक समानता के आधार पर उसे अनेकों भागों में बांटा जाता है। तो एक क्रम के अनुसार होता है, तो उस क्रम में सबसे छोटा वर्ग क्या होता है, इसमें अगर हम लोग छोटा की बात करेंगे तो सबसे जो छोटा होता है वह जाति होता है। अगर हम लोग बड़ा की बात करेंगे तो वो आपका जगत होता है। तो बात क्या है सबसे छोटा का, तो सी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 35वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। बोल रहे कि आम का वंश है, आम का वंश क्या होता है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में बोल रहा है मैंजीफेरा, ऑप्शन बी में बोल रहा है इंडिका, ऑप्शन सी में बोल रहा है मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी क्या बोले दोस्तों कि जो आम का वैज्ञानिक नाम होता है वो मैंजीफेरा इंडिका होता है, और किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम का जो पहला शब्द होता है ये आपका वंश को निर्धारित करता है। ये आपका वंश हो गया, और आपका जो दूसरा होता है ये आपका जाति को इंडिकेट करता है। तो क्या पूछ रहा है आम का वंश, तो वंश क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा मैंजीफेरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपकी 35 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए थे। तो इस वीडियो के देख करके अगर आपको लगता है कि इस वीडियो मेरे यूजफुल लाइक है, तो इसी तरीका से मैं प्रत्येक दिन वीडियो लाते रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने यूट्यूब पर आपको सर्च करना है चंदू बायोलॉजी वाला, तो आपको तुरंत आपको फर्स्ट वाले ही बॉक्स में आपको दिख जाएंगे।
फर्स्ट वाले बॉक्स में देखेंगे इसी तरीका से आपको वीडियो पर लोगो दिखाई देगा, जहां पर आप सर्च कीजिएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको ऑल पर क्लिक करना है, क्योंकि जिस तरीका से मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके यूट्यूब के चैनल पे आपको जरूर गिरे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो